हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो आपकी जो हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं यूपीएसआई की, उसी में से आपकी ये अगली क्लास है। 4 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। मूल विधि से संबंधित, मूल विधि आपका एसआई के पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं धारा 168 से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी जो वीडियो चैनल पर डली हुई है उनको आप देखिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पेपर के लिए हेल्पफुल रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 168 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराधों का निवारण करने से संबंधित प्रावधान है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 149 के समान है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराधों को किए जाने से पहले गिरफ्तार कर सकती है। इसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराधों के लिए जाने से पहले गिरफ्तार कर सकता है। इसके लिए मजिस्ट्रेट आदेश या वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी लोक संपत्ति की हानि का निवारण कर सकती है। अगला इसी में पॉइंट है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 171 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी लोक संपत्ति की हानि का निवारण कर सकता है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा उस थाने की सीमाओं के अंदर बाट एवं मापों के निरीक्षण से संबंधित है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 में बांटों और मापों के निरीक्षण से संबंधित प्रावधान था, जिसे नए अधिनियम में हटा दिया गया। इसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 172 बनाई गई, जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन अर्थात पुलिस के निवारक कार्य के अधीन उनके किसी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पुलिस अधिकारी के युक्त निर्देशों को अनुरूप बाध्य होंगे। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में दी जा सकती है। अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अंतर्गत प्रथम सूचना जो एफआईआर है वो केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में दी जा सकती है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार करना है। तो ये आपका क्वेश्चन 12 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। अगला पॉइंट है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार करना है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है। अगला पॉइंट है किसी स्त्री पर अम्ल फेंकने धारा 326 क 326 ख, स्त्री की लज्जा भंग करने में धारा 354 और स्त्री से बलात्कार करने में धारा 376 जैसे अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर किसी महिला अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा। ये आपका 300 ये आपका धारा 326 का और 326 ख में है और धारा 354 में और धारा 376 में। अगला पॉइंट है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत किसी स्त्री पर अम्ल फेंकने वो धारा 124 एक में या अम्ल फेंकने का प्रयत्न करने में धारा 124 दो में, स्त्री की लज्जा भंग करने धारा 174, स्त्री से बलात्कार करने धारा 64 जैसे अपराधों के लिए प्रथम सूचना एफआईआर किसी महिला अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 एक में है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा सूचना अभिलिखित करने से इनकार करने के कारण यथित है तो वह सूचना का सार डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेजा जा सकता है। अगला पॉइंट है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173
4 के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के द्वारा सूचना अभिलिखित करने से इनकार के कारण व्यथित है तो वह सूचना का सार डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजा जाएगा, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 भाग 3 के समान है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155, जिसमें असंज्ञेय मामलों के बारे में सूचना एवं ऐसे मामलों में अन्वेषण से संबंधित है। इसी में अगला पॉइंट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174 असंज्ञेय मामलों के बारे में सूचना एवं ऐसे मामलों में अन्वेषण से संबंधित है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 भाग 3 के तहत अन्वेषण का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है। ये आपका 15 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है इसी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175 भाग 3 के अंतर्गत अन्वेषण का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत किसी बालक अर्थात पुरुष जो 15 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक आयु का है या किसी बालिका या मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति साक्षी है तो विवेचना अन्वेषण उसके खिलाफ उसके निवास स्थान पर ही किया जाएगा। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के समान है, किंतु परिवर्तन केवल यह हुआ है कि पुरुष के 65 वर्ष से अधिक आयु के स्थान पर 60 वर्ष से अधिक आयु किया गया है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। ये आपका प्रश्न 2011 में परीक्षा में पूछा हुआ है। अगला पॉइंट है आपका अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 181 के अनुसार पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत स्वीकृतियों और कथनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलिखित करेगा। अगला पॉइंट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के तहत संस्वीकृतियों और कथनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलिखित करेगा। अगली धारा है 167 के अनुसार पुलिस अभिरक्षा अधिकतम 15 दिनों की स्वीकृत की जा सकती है। अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 के अनुसार पुलिस अभिरक्षा पूर्णतः या भागतः अधिकतम 15 दिनों के लिए की जा सकती है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अनुसार 15 दिनों से अधिक का निरोध पुलिस अभिरक्षा में न होकर न्यायिक अभिरक्षा में होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 के अनुसार 15 दिनों से अधिक का निरोध पुलिस अभिरक्षा में न होकर न्यायिक अभिरक्षा में होता है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 भाग 2 क के अनुसार एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को अधिकतम 7 दिन तक पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 भाग 6 के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को अधिकतम 7 दिन तक पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है। अगला पॉइंट है भारतीय प्रक्रिया संहिता की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी या केस डायरी से संबंधित है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 192 अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी से संबंधित है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 के समान है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा अन्वेषण पूरा हो जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेजी जाती है, जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से संबंधित है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के समान है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत बलात्कार से संबंधित अपराध के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण 2 माह के अंदर पूरा किया जाएगा। यह अधिनियम 2018 का है।
अगला है इसी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 के अंतर्गत बलात्कार से संबंधित अपराध के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण 2 माह के अंदर पूरा किया जाएगा। अगला पॉइंट है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस को जांच करने और रिपोर्ट देने से संबंधित है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 आत्महत्या आदि पर पुलिस को जांच करने और रिपोर्ट देने से संबंधित है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के समान है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 में विभाग के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया है। यह आपका 2011 में प्रश्न पूछा हुआ है। अगला पॉइंट है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 219 में विभाग के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन के संबंध में प्रावधान है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 के समान है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत एक मजिस्ट्रेट से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। ये आपका क्वेश्चन 12 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है इसी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से आपराधिक शिकायत की जा सकती है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के समान है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 भाग 2 के अनुसार संक्षिप्त विचारण वाले अपराध में अधिकतम कारावास की सजा 3 माह तक की अवधि के लिए दी जा सकती है। ये आपका 17 जुलाई 2017 को प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ और 2011 में भी पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 285 भाग 2 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण वाले अपराध में अधिकतम कारावास की सजा 3 माह तक की अवधि के लिए दी जा सकती है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 भाग 2 के समान है। अगला पॉइंट है आपका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 21 क के धारा 265 क से 265 ठ तक में अविवाद सौदेबाजी के संबंध में प्रावधान है। अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा अध्याय 23 की धारा 289 से धारा 300 तक में अविवाद सौदेबाजी के संबंध में प्रावधान है, जो दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 क की धारा 265 क से धारा 265 ठ तक के समान है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है अविवाद सौदेबाजी में अभियुक्त और अभियोजन दोनों पक्ष आपस में समझौता कर न्यायालय द्वारा मामले को समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन न्यायालय में देना होगा। अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 दोनों संहिता में अविवाद सौदेबाजी से अभियुक्त और अभियोजन दोनों पक्ष का आपस में समझौता करने से संबंधित प्रावधान है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट है अविवाद सौदेबाजी में 7 वर्ष तक की सजा वाले आपराधिक मामले को समाप्त किया जा सकता है, परंतु देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध या किसी स्त्री के विरुद्ध अपराध या 14 वर्ष से कम आयु के शिशु के विरुद्ध अपराध अविवाद सौदेबाजी से परे है। नया एवं पुराना दोनों संहिता में अविवाद सौदेबाजी से संबंधित प्रावधान समान है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 के अंतर्गत क्या है, तो 300 के अंतर्गत एक बार दोष सिद्धि या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 भाग 2 के अनुसार है। अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 337 के अंतर्गत एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 भाग 2 में के समान है। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 कुछ मामले में अभियुक्त को राज्य के व्यय कर विधिक सहायता से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के समान है। अगला पॉइंट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 341 कुछ मामले में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के समान है। अगला पॉइंट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 प्रतिकर देने के आदेश से संबंधित है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 395 प्रतिकर देने के आदेश से संबंधित है, जिसमें दंड प्रक्रिया की धारा 357 के समान है।
अगला पॉइंट है आपका, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है। ये आपका 16 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। सभी के सभी आपके प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी आपकी अभी तक परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगला पॉइंट है, पीड़ित मिल प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए बनी थी। यह दंड के क्षतिपूर्ति सिद्धांत का एक प्रकार है। ये भी आपका 20 नवंबर को 2021 थर्ड सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला पॉइंट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता दोनों संहिता के अंतर्गत पीड़ित प्रतिकर योजना बनाई गई है, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए बनी है। यह दंड के क्षतिपूर्ति सिद्धांत का एक प्रकार है। अगला पॉइंट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ग पीड़ितों के उपचार से संबंधित है, और धारा 397 पीड़ितों के उपचार से संबंधित है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ग के समान है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 358 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को प्रतिकर 1000 रुपये तक का दिलाने से संबंधित है। अगला पॉइंट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 399 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को प्रतिकर 100 रुपये तक का दिलाने से संबंधित है, जो दंड प्रक्रिया की धारा 358 के समान है। अगला है पॉइंट, मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामले को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है 21 नवंबर 2021 को। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 407 के अंतर्गत मौत को सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामलों को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के समान है। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। यह आपका 14 नवंबर 2021 को पूछा हुआ प्रश्न है। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1993 1973 दोनों ही संहिता में उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है, जमानती अपराध में यदि व्यक्ति द्वारा जमानत पेश की जाती है तो धारा 436 के तहत थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा। ये आपका 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला पॉइंट है आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 478 के अंतर्गत जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है तो थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा, जो दंड प्रक्रिया की धारा 436 के समान है। अगला पॉइंट है, एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की की जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हवालात में बंद कर दिया। पुलिस अनाधिकृत गिरफ्तारी का दोषी होगा। ये आपका 2 दिसंबर 2021 को पेपर पूछा हुआ है। एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की की जमानत का आदेश प्रस्तुत करने के बाद भी गिरफ्तार किया और हवालात में बंद कर दिया। इस स्थिति में दोनों ही संहिता में पुलिस अधिकारी अनाधिकृत गिरफ्तारी का दोषी होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत जमानत मंजूर करने की शक्ति सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 के अंतर्गत अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के समान है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान अग्रिम जमानत का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था, जिसमें पुनः 6 जून 2019 से लागू कर दिया। अगला पॉइंट है आपका, अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की कुल 484 धाराएं, 37 अध्याय, 2 अनुसूची, 26 प्रारूप हैं, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल 531 धारा, 39 धारा और 2 अनुसूची तथा 58 प्रारूप हैं। अगला पॉइंट है, किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को समन देने के लिए उस समन को हैग सर्विस कन्वेंशन नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना
करना चाहिए? ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है चोरी की संपत्ति में आदत आदतन सौदा करने का अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। 2023 तथा प्रक्रिया संहिता 1973 दोनों ही संहिता में आयतन सौदा करने का अपराध संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। अगला पॉइंट है बंदी को न्यायालय ले जाने एवं प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसी की पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक नहीं है। ये आपका 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा दंड प्रक्रिया संहिता 2073 दोनों ही संहिता में बंदी को न्यायालय ले जाने एवं प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसी पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक नहीं है। अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट एवं पॉलीग्राफ टेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। अगला पॉइंट है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 दोनों ही संहिता के अंतर्गत अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग एवं पॉलीग्राफ टेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 तथा 6 के अधीन अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करता है। ये आपका 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो गई और ये आपका जो पहला टॉपिक था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, ये आपकी क्लास कंप्लीट होगी। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्लास कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।